तो स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें कई सारे पार्ट हैं। ठीक है, चैप्टर को इनफैक्ट हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो देखो, ये चैप्टर दो पार्ट में अपने आप नाम से ही पता चल रहा है। पहला है बॉडी फ्लूइड, है ना। तो बॉडी फ्लूइड की अगर हम लोग बात की जाए तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, ब्लड में ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या है, कैसा फंक्शन, तो सिंपल है, सबको पता है फंक्शन क्या होता है, क्लास 9 से आप पढ़ते आ रहे हो। 10th में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, तो खैर दैट इज नॉट ए बिग डील। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, पहला ब्लड कॉम्पोजिशन, दूसरा ब्लड क्लॉटिंग, है ना, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड ग्रुप इसी के साथ। उसके बाद में ह्यूमन हार्ट, डबल सर्कुलेशन, है ना, मतलब बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। ठीक है, और कुछ डिजीज या डिसऑर्डर्स, है ना। इतने सारे टॉपिक हैं, तो ये टॉपिक हमको करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड वाले पार्ट से। ठीक है, तो कुछ फैक्चुअल चीजें पहले समझेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने टाइप पाए जाते हैं। ठीक है, और हम ब्लड सेल्स को, रेदर देन उनको कार्प सेल्स कहते हैं, तो हम ब्लड सेल्स को या कार्प सेल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट क्या होता है। तो देखो, पहले मैं बड़ा सिंपल सा चीजों को कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले समझिए बात को। अ, हमारी बॉडी में जो ब्लड है, तो ब्लड एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो एक तो हमारा जो पार्ट है वो सॉलिड वाला सॉरी, देखो, तो ब्लड हमारा एक तो सॉलिड वाले पार्ट से मिलकर बना है, और दूसरा वाला क्या है कि एक लिक्विड वाला पार्ट है। तो कुछ इसमें सॉलिड कंपोनेंट है, कुछ लिक्विड कंपोनेंट है। जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, है ना, ब्लड जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ब्लड क्लॉट वाला पार्ट है। दूसरा जो लिक्विड वाला पार्ट है, इसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लिक्विड वाले पार्ट में क्या क्या है और सॉलिड वाले पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, अभी क्लॉटिंग पे तो हम लोग पढ़ेंगे, क्लॉटिंग कैसा होता है, अभी हम क्लॉटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्लॉटिंग तो मैं आपको अलग से बताऊंगा ही। अब देखिए, जो ब्लड क्लॉट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो क्लॉट वाला जो पार्ट है, ये मिलकर के बना हुआ है कई सारी चीजों से। तो सबसे पहले इसमें क्या है, आरबीसी, है ना, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट। दूसरा मेनली प्रोटीन्स है ना, जो फाइबर के फॉर्म में है, फाइबरस प्रोटीन कुछ जुड़ी हुई है। ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा वाला जो पार्ट है, इसका मेन कॉम्पोजिशन है वाटर, वाटर से मिलके बना है। दूसरा क्या है, मिनरल्स है। ठीक है, जो डिसॉल्व कंडीशन में है। तीसरा क्या है, मिनरल्स के साथ में कुछ डिसॉल्व सॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, और क्या चीज है, फैट इसी में डिसॉल्व है, फैट। कुछ एस्टेरॉइड्स या हार्मोन इसमें डिसॉल्व है ना, हार्मोन वाला पार्ट डिसॉल्व है। ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है। तो ऐसे मिलकर ब्लड प्लाज्मा बनाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्चुअल बातें लिख लेते हैं, नोट करेंगे। हाँ, कौन है, बोलो खास पहले, कुछ कह रहे हो। स्ट्रेस हार्मोन सभी वाटर में जिसमें रहेगा। क्या क्या, मतलब
जैसे हमारे ग्लूकोज पहले सुक्रोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर स्टार्च में होता है ना, उसी तरह वाटर के अंदर सभी डिसॉल्व फॉर्म में ही रहेगा या जो सॉल्युबल फॉर्म है वो डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा, और जो इनसॉल्युबल फॉर्म है वो जाके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे फैट्स वाटर में डिसॉल्व ना होके रहेगा ब्लड प्लाज्मा में। हाँ बिल्कुल। बाकी ग्लाइकोजन जैसे होता है, ग्लाइकोजन प्लाज्मा में नहीं होता है, ग्लाइकोजन जाके ग्लूकोज ही जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो भी लिवर में जाकर के। तो इनसॉल्युबल शुगर जो होती है वो जाके जहाँ स्टेबल होती है वहां पे कन्वर्ट होती है जाकर, है ना। यस डन। तो नोट करेंगे, वाटर इज अबाउट वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट। हम स्टैंडर्ड ह्यूमन की बात करते हैं। वाटर इज अबाउट 60% ऑफ बॉडी वेट, और 42 लीटर in a human 42 liter in a human of average weight 70 किलोग्राम। तो एक 70 किलोग्राम के ह्यूमन के अंदर, है ना, तो स्टैंडर्ड हम लोग मानते हैं, जो स्टैंडर्ड ह्यूमन का वेट मानते हैं, तो मेरी बात को समझिएगा, हम स्टैंडर्ड ह्यूमन का जब वेट लेते हैं तो ह्यूमन मेल की हम लोग बात करते हैं, है ना। तो ह्यूमन मेल जो होता है तो हम मानते हैं कि 70 किलोग्राम का वो होना चाहिए, ठीक है। अब इस 70 किलोग्राम के आदमी के अंदर या तो भाई साहब इसका 60% जो है वो होगा वाटर, या फिर मान लो 42 लीटर इसमें पानी होना ही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सिर्फ पूरी बॉडी की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा फैक्ट पे, पूरी बॉडी की बात की जा रही है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड। एन इंक्रीज इन, नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ फैट, एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ फैट leads to an increase in percentage of weight, percentage of fat leads to decrease in amount of water, decrease in amount of water। Next point, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, मतलब जो सेल के अंदर फ्लूइड है। अब वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, किसको बोल रहे हैं हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड, किसको बोलते हैं भाई? प्लाज्मा। राइट टर्म यूज करो, राइट, दिस प्लाज्मा इज नॉट राइट टर्म, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये वाला प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा। यस सर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो प्रोटोप्लाज्म ही होगा, है ना। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जब बात किया है तो प्रोटोप्लाज्म है, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है। एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ potassium and phosphorus ion, potassium and phosphorus ion। Next point, extracellular fluid, सर पोटेशियम है। potassium and phosphate ion। extracellular fluid मतलब ये प्लाज्मा, अब इस प्लाज्मा की बात की जा रही है। extracellular fluid is rich in sodium and chloride। extracellular fluid, तो ये प्लाज्मा की बात करिए, इन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं आईसीएफ, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं ईसीएफ, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू।
ये सब नीट के फैक्चुअल पॉइंट है, क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आते हैं ब्लड फॉर्म्स 30 to 35%, blood form 30 to 35% of extracellular fluid. समझे? ECF में, तो ECF में ब्लड सिर्फ 30 to 35% कॉन्ट्रीब्यूट, बाकी हिस्सा क्या चीज है? वाटर। वाटर, और वाटर तो ब्लड में भी है खास पे। लिम्फ। वेरी गुड, लिम्फ है बाकी हिस्सा, है ना। लिम्फ है जो सब जगह भरा हुआ है पूरी बॉडी में, ठीक है। तो मैंने लिखा है ब्लड फॉर्म्स 30 to 35% ऑफ ECF, फुल स्टॉप। एन एडल्ट पर्सन of 70 kilogram weight, an adult person of 70 kilogram weight contain about 5.5 liter contain about 5.5 liter of 5.5 liter of blood having pH value, तो एक बार 5.5 से रिपीट कर दीजिए। 5.5 liter blood having pH value of 7.4, having pH value of 7.4। अब देखो ये तो बात पूरे के पूरे ब्लड की थी, है ना। अभी हमने बात की ECF की और ICF की, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब देखो ECF ICF के अलावा अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा क्या होता है। फातिमा क्या पूछ रही है सर? इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड चैप्टर में पढ़ाया गया है क्या? मैंने नहीं पढ़ा, मैंने अभी तो बताया ना ECF ICF। नो सर, फातिमा मतलब इसकी हाँ? बेसिक बातें तो सेल चैप्टर में पढ़ाया गया है, क्योंकि सेल चैप्टर मैंने पढ़ा नहीं। नहीं, हम तो फ्लूइड की बात इसी चैप्टर में करते हैं, और किसी चैप्टर में ECF ICF मिलेगा नहीं, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ECF क्या होता है, ICF क्या होता है, ठीक है। ओके सर। तो प्लाज्मा, अब देखो प्लाज्मा वाला पार्ट क्या है, तो नोट करेंगे। सर एक क्वेश्चन है। बताओ। सर आपने कहा इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ फैट लीड्स टू द डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर, वो इसलिए है कि फैट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, रीजन? इसलिए है कि फैट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, नहीं खास पे ऐसा नहीं होता, है ना। वाटर एक्चुअली मेन वो स्पेसेस जहाँ पे फ्लूइड भरा होना चाहिए उस स्पेस को फैट ले लेता है ना, ये चक्कर है। जितना फैट वॉल्यूम वाटर के अंदर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम वाटर कम होता जाएगा, एग्जैक्टली यही मतलब है। क्योंकि बॉडी में तो एक लिमिटेड वॉल्यूम है जिन स्पेसेस में ECF भरा हो सकता है। तो अब वाटर मेनली कहाँ पे होगा? ब्लड है, ब्लड 30 to 35% है। इस 30 to 35% का 60% वाटर है ना। नहीं, इसका 60% प्लाज्मा, उसका 90% वाटर, तो कुल मिला के 30 से 35% में मान के चलो 7 से 8% वाटर होगा, ठीक है। अब ये 7-8% जो भी 8% 9% जितना परसेंटेज निकले उतना वाटर निकलेगा। अब उसके अलावा बाकी का वाटर कहाँ है? लिम्फ में है, लिम्फ में वाटर का कंटेंट ज्यादा है, ठीक है। अब लिम्फ कहाँ कहाँ भरा हुआ है? ECF में, ठीक है। अब देखो ECF जो है उनके बीच में जो एडिपोज टिश्यू, वहां सब जगह फैट भर जाएगा, तो ECF के भरने की जगह ही नहीं बचेगी, वहां फैट डिपॉजिट है। अब अभी मैं बता वो बाद में आएगा ना, क्या चीज? अभी ये जो लिम्फ वो जहाँ भरा होता है। लिम्फ नहीं जहां जा तो नहीं, ये तो नहीं, लेकिन लिम्फ बताऊंगा लिम्फ क्या होता है, ठीक है। प्लाज्मा इज एल्कलाइन
non-living, alkaline, non-living, constitute about, ये सब क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, constitute about 55% सर part प्लीज एक बार और रिपीट कर दीजिए। plasma is alkaline, non-living, plasma is alkaline, non-living, constitute about 55% of blood, 55% of blood, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, water alone form 92% part of प्लाज्मा। बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। तो इसका 55% ब्लड प्लाज्मा है और प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा कंटेन, सर आपने क्या बोला था, वाटर अलोन फॉर्म 90 to 92% of plasma. Next point, it contain mineral, nutrient plus protein. Next point, न्यूट्रिएंट के बाद क्या? protein. Next point, it contain 6 to 8% of protein plasma या plasma protein, 6 to 8% of plasma protein, which is अभी जो 6 to 8% प्लाज्मा में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो मेनली कौन सी प्रोटीन है, विच इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, विच इज एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि देखिए हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ये पीएच वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो रुक जाएंगी और आदमी मर भी सकता है। तो ब्लड की पीएच वैल्यू तो चेंज नहीं होती। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा और ध्यान से पढ़ा और कंप्लीट हम कर चुके हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये पढ़ा कि वो हर खाने की चीज जो अपन खाते हैं वो फाइनली एब्जॉर्ब होकर के किधर जाती है, वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है और ब्लड पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब कि अगर बात की जाए तो जितनी भी शुगर है, जितना भी फैट है, जितना भी प्रोटीन है और जितने भी मिनरल्स हैं, ये सभी न्यूट्रिएंट जा करके ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। शुगर हमारी एसिडिक नेचर की होती है, फैटी एसिड एसिडिक होते हैं, प्रोटीन एमिनो एसिड से बना है, ये भी एसिडिक होती है। तो कुल मिलाकर के हमने वो हर चीज, और इवन हम जो वाटर पीते हैं तो वाटर खुद में एसिडिक है, हम कोई न्यूट्रल वाटर तो पीते नहीं है। तो कुल मिलाकर के वो हर चीज जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं, दैट एवरीथिंग इज एसिडिक। तो जब ये ब्लड में मिक्स होती है तो ये सब ब्लड में मिक्स होने के बाद ब्लड एसिडिक क्यों नहीं हो जाता?
अपनी पीएच वैल्यू को क्यों मेंटेन रखता है, कैसे मेंटेन रखता है, ब्लड बेसिक क्यों है। अगर वो हर चीज जो हम एसिडिक खाते हैं तो कुल मिलाकर के ब्लड को एसिडिक हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों? दैट इज माय क्वेश्चन। सर ड्यूरिंग डाइजेशन के प्रोसेस में एंजाइम्स भी फंक्शन करने के लिए कभी खास पे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, मीडियम चाहिए होगा, तो खास पे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। लगा कि हर स्टेप्स पे न्यूट्रलाइज करता जाता है। खास पे आवाज ही नहीं आई तुम्हारी यार। बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने पूछा है, और एम्स का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी कि सर जब फूड इंटेस्टाइन में जाता है तब जो एंजाइम्स रिलीज करते हैं उसको अल्कलाइन बना देते हैं ना। नहीं बेटा, कैसे अल्कलाइन बना देंगे, आप खुद ही देखो। यहाँ पर आप देख रहे हो क्योंकि हमारा एंजाइम्स एक्ट नहीं करेंगे ना। सर नहीं भाई, अब हाँ बताओ एक एक करके देखो। ब्लड ब्लड एब्जॉर्ब क्या करता है? शुगर एब्जॉर्ब करता है, फैटी एसिड एब्जॉर्ब करता है, एमिनो एसिड एब्जॉर्ब करता है, और वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो ये तो सब एसिडिक है, तो इसको भाई एमिनो एसिड को बेसिक कैसे बना सकता है कोई एंजाइम? सर वो पहले तो ये इसकी सर पीएच वैल्यू ऐसी होती होगी सर, वो फिल्ट्रेशन भी तो होती है ना किडनीज में, तो फिर उसमें वो नॉन न्यूट्रल बन मतलब जैसा वापस आ जाता नहीं पीएच वैल्यू में। वो तो बाद में ब्लड तो किडनी के पास सब बहुत बाद में जाता है। किडनी के पास तो ब्लड बाद में जाता है, पहले तो पूरे टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। किडनी के बाद पहले टिश्यूज के पास होकर के आता है, तब तो अमोनिया लेके आएगा, फिर ना किडनी के पास जाएगा। पहले तो सब टिश्यू से कलेक्ट करके लाएगा। सर प्लाज्मा अल्कलाइन होता है इसलिए। ऐसे नहीं भाई। तो एल्कलाइन, आप एक बात बताओ, मैं आपको 1 लीटर बेसिक सोल्यूशन देता हूं और मैं कहता हूं कि HCl उसमें मिला दो, तो क्या वो एसिडिक बचेगा? नो सर। इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के बाद है ना, उसमें H आयन कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, थोड़ी देर में वो एसिडिक हो जाएगा। सर बेस को एसिड के साथ आप मिला रहे हो तो वापस एसिडिक थोड़ी ना बनेगा वो। अच्छा, 1 लीटर मैं NaOH लेता हूं, हाँ मैं 1 लीटर अब क्या करता हूं, इस पे HCl मिलाना शुरू करता हूं। जब 1 लीटर NaOH और 1 लीटर HCl बनेगा, ठीक है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूरी हो तो जाएगी। NaCl दो, बनेगा। हाँ NaCl बनेगा, ठीक है ना, H2O। और H2O बनेगा। अब दोबारा क्या होगा कि अब HCl इसमें करूंगा तो NaCl के सभी आयंस एब्जॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब वहां पर H को OH कहां से मिलेगा? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कंप्लीट होगी, अच्छा ऐसा है। तो पीएच वैल्यू रिड्यूस होने लगेगी। बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूं। ओके सर। सर तो आपने क्या बताया? अरे खास पे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही भाई। चलो अच्छा, अब नोट करके लिखो, डोंट वेस्ट टाइम योर, ठीक है, नोट करो चलो। सर आपने आंसर बता दिया। अरे मैं बता रहा हूँ भैया, लिखो। ग्लोबुलिन प्रोटीन, सॉरी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन works as buffer solution. Albumin protein works as buffer solution. It do not allow blood to fall its pH value, and Sir, 2. it do not allow blood to fall its pH value, and it maintain the basic nature of it maintain the basic nature of blood. ठीक है, one more point. Lysozyme and properdin. Lysozyme and properdin
लाइसोजाइम का फंक्शन क्या होता है भाई? एंटीबैक्टीरियल। राइट, वेरी गुड। आर ऑल्सो फाउंड in blood plasma which destroy bacteria, virus and toxic substances. One more question. ब्लड चोट लगने के बाद हमारी, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा, 10th में तो डेफिनेटली पढ़ा होगा। ब्लड जब तक हमारी बॉडी के अंदर है तब तक वो क्लॉट नहीं होता है। चोट लगी, ब्लड बाहर आया और वो एयर के कांटेक्ट में आते ही क्लॉटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कोगुलेट या जमता क्यों नहीं? सर प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट्स की वजह से। प्लेटलेट को तो हम क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। द टेम्परेचर, हाँ, ऑक्सीजन द चाहिए टेम्परेचर, होता है सर। टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। गर्मी में जब ब्लड निकलता है तो बाहर 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर होता है। सर बाहर का ऑक्सीजन चाहिए होता है, बाहर का ऑक्सीजन चाहिए होता है क्लॉटिंग के लिए। क्लास 10th में मेहनत नहीं की, ये कहो, चुप करो। कुछ सर नहीं बोले। हमारे ना ब्लड में आयरन फैक्टर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है। ये किसने बताया तुमको? ऑक्सीजन के अंदर नहीं रिएक्ट? अच्छा, बॉडी के अंदर रिएक्ट नहीं करेगा वो ब्लड है आयरन? सर हमें ऐसे ही सॉल्ट फॉर्म बताया। में होता है ना। चुप करो, तुम लोग पढ़ते लिखते हो, कुछ नहीं पढ़ा लोग। 10th में पढ़ा लेगा तुम लोगों ने? और फर्स्ट ऐसा में बताया सर, ऐसा बताया कि बैंडेज लगाना बुरी बात होती है, बैंडेज नहीं एक लगा के बाहर खुले ही छोड़ एक देंगे तो ऑक्सीजन से एक ऐसा बंद होता एक तेजी से घूसा मारेंगे ना तुम्हारी। चुप करो, कुछ भी बोले जा रहे हो। नोट करो, कुछ नहीं पढ़ा 10th में तुम लोगों ने, हैं? सर चलो, सर 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 एक हिंट बता दीजिए कौन सा चैप्टर से है? कोई हिंट फिंट नहीं। क्लास ब्लड सर्कुले, अरे यार हमारी इसमें क्लास 10th में सर्कुलेशन करके पूरा डबल सर्कुलेशन दे रखा है, पूरा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड तो उसमें सर्कुलेशन। सर कौन सा पार्ट से पूरा इतना चैप्टर थोड़ी ना ऐसा हो। ब्लड दे रखा है 10th में, है ही कितनी बायोलॉजी यार। हाँ, हाँ सर। नोट करो, हेपरिन, हेपरिन नोट करो, इतनी देर से हेपरिन नहीं पढ़ा। हेपरिन is an enzyme. Heparin is an enzyme which is found in, sorry, hormone. Heparin is a hormone which is found in our blood. Heparin is a hormone which is found in our blood. It is known as, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एंटी कोगुलेंट, or it is known as anticoagulant or anti-clotting factor. Anti-clotting factor, as it do not allow blood, as it do not allow blood to clot inside, to clot inside body. और जब ये हेपरिन बाहर आता है हमारी बॉडी के फ्री ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो होता यूं है कि हेपरिन ब्रेक होने लगता है। हेपरिन के ब्रेक होने की वजह से ये फंक्शन करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी के बाहर आते ही ब्लड कोगुलेट होने लगता है। हेपरिन इट्स वेरी पॉपुलर। ये हालांकि अब ये इस लेवल का क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है कि ये आपसे पूछा जाएगा नीट में। हालांकि ये जो 1 मार्कर क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहा है उनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंटी कोगुलेंट किसको बोलते हैं या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर किसको बोलते हैं। सो हेपरिन एंटी कोगुलेंट है या एंटी क्लॉटिंग फैक्टर इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ओके। सर ये ब्लड में होता है? हाँ, हमारे ब्लड में मिक्स स्टेट में पाया जाता है। ठीक, सर ये हेपरिन में होता क्या है? प्रोटीन्स? हेपरिन में सर एक क्या? प्रोटीन है। एनी मैंने आपको बताया था कि एनी काइंड ऑफ हार्मोन, ईदर इट विल बी प्रोटीन और इट विल बी अ टाइप ऑफ फैटी एसिड स्टेरॉइड्स, है ना। सो हेपरिन जिस क्लास में आता है
ये प्रोटीन और स्टेरॉइड्स का कॉम्बिनेशन। ओके सर। तो मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन है ना, कि आपने देखा होगा कि ब्लड नहीं चढ़ाते डेंगू में, है ना? क्या चढ़ाते हैं? ब्लड सीरम चढ़ाते हैं, ठीक है? ब्लड सीरम चढ़ाते हैं, है ना? बहुत क्लियर आपको डिस्क्रिमिनेशन बता रहा हूं कि लिम्फ क्या है, ब्लड क्या है, सीरम क्या है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट टर्म्स होते हैं जो क्वेश्चन में यूज होते हैं एंड यू गेट कंफ्यूज। सो व्हाट इज सीरम? ब्लड सीरम क्या है? तो मैंने आपको ब्लड बताया, ब्लड प्लाज्मा बताया, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं सीरम क्या है, और मैं आपको बताऊंगा कि लिम्फ है क्या चीज। एक्चुअली मैं लिम्फ भी आपको बताऊंगा। ये 4 अलग अलग टर्म है, ठीक है? मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूं मोटा मोटी। तो ब्लड तो मैंने आपको बता ही दिया, ब्लड प्लाज्मा मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज ब्लड सीरम? अब देखो, ब्लड प्लाज्मा बन गया। ब्लड प्लाज्मा जो हमारा बना, उस ब्लड प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल लें, मतलब कि हेपेरिन और उसके साथ वो चीजें जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर उन चीजों को रिमूव कर दें तो उसको सीरम कहते हैं। जब किसी बंदे को डेंगू होता है तो उसको ब्लड नहीं चढ़ाते, लोग बोलते हैं प्लेटलेट चढ़ाते हैं, एक्चुअली उसको हम सीरम चढ़ाते। नोट करिए, नोट, नीचे नोट लिखो, नोट। सर तो ब्लड क्यों नहीं चढ़ाते हैं? अब ये डॉक्टर से पूछना। आगे चलो, नोट। ये मुझे ओके कैसे सर। पता? नोट करो। प्लेटलेट कम हो जाती है तो हम उसको प्लेटलेट ही चढ़ाएंगे ना, ठीक है? सर ब्लड में थ्रोम्बोसाइट्स का भी तो कंटेंट होता है, तो बस इसलिए पूछ रही थी। देवी प्लेटलेट को ही थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। यस सर, मैं ब्लड बोली सर, ब्लड। हाँ तो वही बोला, तो उसमें हम सिर्फ प्लेटलेट ही हमें चढ़ाना होता है ना, हमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं चढ़ाना। अभी हम ब्लड पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है। सर। सर क्या चढ़ा रहे हैं, ब्लड सीरम या फिर प्लेटलेट? एक्चुअली हम लोग उसको ब्लड सीरम चढ़ाते हैं, है ना? हाँ, ठीक है। ओके नोट करें, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, plasma without clotting factor is called serum. Plasma without clotting factor is called serum. ठीक, नेक्स्ट। सर हाँ ये हाँ, क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रोनोजन है ना? तो बहुत सारे होते हैं। कैल्शियम भी एक्चुअली क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर ये भी है। विटामिन के क्लॉटिंग फैक्टर है, कैल्शियम है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, फाइब्रिनोजन है, बहुत सारे। अभी मैं ब्लड क्लॉटिंग पूरा पढ़ाता हूँ आपको क्लियरली, आप वन बाय वन पढ़ते जाइए, ठीक है? यस सर। ओके, सर हाँ सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर अभी आपने कहा कि जब डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं, फिर आपने ये लिखवाया मतलब आपने बताया कि एक्चुअली ब्लड सीरम चढ़ाते हैं, और राइट, सर आपने यहाँ पे तो लिखवाया है कि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर जिसमें नहीं होता है उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। तो हाँ सर क्लॉटिंग फैक्टर तो प्लेटलेट्स ही होते हैं, प्लेटलेट तो भी इसका समझ क्लॉटिंग में नहीं फैक्टर आया होते ये। हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे पास एक्चुअली क्या, जो प्लाज्मा चढ़ाते हैं उसमें एक मशीन होती है। वो मशीन करती क्या है, उस ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उससे जो सॉलिड वाला पार्ट होता है, मतलब कि बहुत ध्यान से समझना। अब चक्कर क्या है ना, ये पूरी मैकेनिज्म 12th तक की आनी चाहिए आपको। 12th में एक चैप्टर है ये डिजीज और ये इम्यूनिटी वाला। इम्यूनिटी वाला चैप्टर आपको जब तक क्लियर नहीं ना, तब तक आप इस मैकेनिज्म को पूरा नहीं समझ सकते। देखो मैं बताता हूँ, तब तक मोटा मोटी मैं बता देता हूँ। होता क्या है कि हम, एक मशीन होती है, उस मशीन में इसको ब्लड को फिल्टर करते हैं। वो क्या करती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी निकाल देती है, ठीक है ना? रीजन ये होता है कि आरबीसी अगर गई तो हमें उसमें ब्लड ग्रुप भी देखना पड़ेगा, ठीक है? अभी क्या होता है कि हम आरबीसी निकाल देते हैं, उसने आरबीसी निकाल दिया, क्लॉटिंग फैक्टर में हेपेरिन निकाल दिया, हेपेरिन के साथ में थ्रोम्बोप्लास्टिन वगैरह, फाइब्रिनोजन वगैरह, इन चीजों को निकाल दिया। अब वो प्योर प्लाज्मा बटा, प्लस उसमें सिर्फ और सिर्फ जो छोड़ी जाती हैं दो चीजें। एक तो उसमें प्लेटलेट्स छोड़ी जाती हैं। रीजन ये है कि जब किसी बंदे को डेंगू होता है तो उसमें जो डेंगू का वायरस होता है वो क्या करता है, जाकर के हमारी बॉडी में प्लेटलेट में भी दो तरह की सेल पाई जाती है, टी बी सेल्स और टी सेल्स। वो बी सेल्स और टी सेल्स के बनने की प्रोसेस को रोक देता है। टी सेल्स भी कई तरह की होती है, टी किलर सेल होती है, टी हेल्पर सेल होती है। वो जाकर के टी हेल्पर सेल को एक्चुअली ब्लॉक कर देता है, बनने की प्रोसेस को बंद कर देता है। हमें टी हेल्पर सेल चाहिए फाइट करने के लिए।
टी किलर सेल तब किल करेंगी, आप ये मानो टी किलर सेल वो है जो गोली चलाने वाली स्नाइपर है, लेकिन टी हेल्पर सेल वो है जो मैगजीन देता है गोली चलाने के लिए, ठीक है ना। हेल्पर सेल हमें चाहिए, किलर को नहीं मानती, हेल्पर को मार देती है। अब क्या होता है कि हम ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, उस ब्लड में एंटीबॉडीज डिसॉल्व कंडीशन में पाई जाती हैं, बी सेल्स टी सेल्स पाई जाती हैं, और हम प्लेटलेट छोड़ देते हैं, ठीक है ना। उस पार्ट को हम सीरम ही कहते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर की जब भी बात की जाए तो आप समझिए मेजर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वैसे तो आप देखो विटामिन के भी एक तरह का क्लॉटिंग फैक्टर है, वो हर चीज जो क्लॉटिंग की रिएक्शन को कैटेलाइज करे उसको हम क्लॉटिंग फैक्टर कह सकते हैं। कैल्शियम भी क्लॉटिंग फैक्टर है, बट दे आर नॉट मेजर क्लॉटिंग फैक्टर। हम क्लॉटिंग फैक्टर जब यहाँ पे बात करते हैं सीरम से निकालने की, वी टॉक अबाउट द हेपेरिन, वी टॉक अबाउट द थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। इन चीजों सर को सर दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके सर। जी बताएं जल्दी से, खास कर सर जल्दी आप सर आपने हेपेरिन को एंटी क्लॉटिंग फैक्टर बताया, फिर अभी यहाँ पर वापस क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? एंटी क्लॉटिंग, सॉरी, हेपेरिन इज एंटी क्लॉटिंग क्लॉटिंग फैक्टर, हेपेरिन इज एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। हम क्लॉटिंग फैक्टर्स निकालते हैं तो फिर सीरम सीरम में। तो हेपेरिन को नहीं निकालेंगे? फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, मेनली इनको निकाल देंगे, है ना। और ये डेंस सर ग्रेड। फाइब्रिनोजन क्या होता अभी मैं पूरी बात बताऊंगा, मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, अभी क्लॉटिंग पढ़ लो फिर बात करना, है ना। है? क्लॉटिंग ओके एक बार पूरी प्रोसेस पढ़ो, क्लॉटिंग आपसे पूछा जाएगा, क्लॉटिंग से क्वेश्चन नीट में भी आता है, ठीक है। पढ़ो ध्यान से, चलो। एक से एक पॉइंट नोट करके लिखो, नोट, फिर से लिखो नोट, ये सब नीट के क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन and prothrombin, fibrinogen and prothrombin plays role in blood clotting, plays role in blood clotting। ब्रैकेट में लिख लो क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। एक और पॉइंट लिख लो, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इनकाउंटर करोगे, पुराने पेपर देखोगे। यूजुअली लेवल इज अबाउट, यूजुअली glucose level is about 80 to 100 milligram. Usually glucose level is about 80 to 100 milligram per 100 ml blood. After 12 hour of normal meal, ठीक है। तो वो सुबह आप देखो ना, लोग ब्लड शुगर चेक कराते हैं, बोले फास्टिंग वाला चेक कराना है, मतलब कि मील के 12 घंटे बाद वाला जो हम चेक कराते हैं, वो एक्चुअल में ये बताता है कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर है या नहीं। 200 बोलते हैं, लोग बोलते हैं हमारी 120 हो गई, 130 हो गई, ठीक है। नॉर्मली 180 के जब ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं कि इस बंदे को हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, है ना, ठीक है। वो बात सर में हाइपरग्लाइसेमिया हाइपरटेंशन एक ही है? नहीं भाई, हाइपरग्लाइसेमिया जिसको आप डायबिटीज बोलते हो, हाइपरटेंशन जिसको हाई बीपी बोलते हो, दोनों अलग अलग चीजें। ओके ओके। अब मैं हार्मोन वाला चैप्टर जब बताऊंगा तो आपको बताऊंगा हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ठीक है, और डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, ये चारों चीजें मैं आपको ओके सर। राइट। अब सबसे पहले ब्लड के जितने सारे ब्लड काप्सल्स हमारी होती है ना, उनको हम सेल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सेल होने के लिए जितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो सब एलिजिबिलिटी इनके अंदर नहीं पाई जाती। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल बहुत सारे ऑर्गेनेली गायब होते हैं, इवन आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही गायब होती है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आरबीसी। सो आरबीसी को अपन क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्प सेल्स, है ना, नॉट रेड ब्लड सेल्स। इंटरनेट में मैक्सिमम जगह रेड ब्लड सेल्स ही लिखा है, एंड सेल्स इज गलत, है ना, ओके, वेरी रॉन्ग। तो सही क्या है, सही है कार्प सेल्स, और ये आपको एनसीईआरटी में 100% मिलेगा। और अगर कोई पूछे कि भाई कार्प सेल्स क्यों बोला जाता है, सॉरी कार्प सेल्स, तो कोई पूछे कि कार्प सेल्स क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी सेल को सेल होने के लिए उसमें पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली होना जरूरी है, और उस एलिजिबिलिटी को ये क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती, इसलिए इनको कार्प सेल्स बोला जाता है, ठीक है।
नोट करो। अब देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ कि आरबीसी कैसी होती है ना, और फिर मैं आपको दिखाते जाता हूँ। देखो, तो ये हमारी आरबीसी है ना। तो डिस्क शेप होती है, इसको अपन इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं, आरबीसी को ही, है ना। अब आप देख पा रहे हैं इसमें हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, और ये हीमोग्लोबिन के जो मॉलिक्यूल है ये ऑक्सीजन को यहाँ पे बाइंड कर पा रहे हैं। तो वही Hb और O2 HbO2 बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। और ब्राइट रेड कलर के इस जैसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। तो नोट करेंगे, a normal man and woman have 4.5 to 5 million RBC, 4.5 to 5 million RBC पर mm क्यूबिक। तो 45 लाख से 50 लाख आरबीसी हमारे 1 क्यूबिक मिलीमीटर ml ब्लड में या 1 ml ब्लड में पाए जाते हैं। एबनॉर्मल, अब देखो किसी बंदे के अंदर आरबीसी के नंबर बढ़ जाना भी अपने आप में क्या है, एक डिजीज है ना। आरबीसी के नंबर बढ़ जाना भी अपने आप में एक डिजीज है। तो लोग कहेंगे एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी इज कॉल्ड, अब इस डिजीज को कहते क्या है, अगर किसी बंदे में आरबीसी के नंबर बढ़ जाए, एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। सो दिस इज कॉल्ड polycythemia. Abnormal increase in RBC is called polycythemia, and decrease in number of RBC is called erythrocytopenia. erythrocytopenia. आरबीसी का डायग्राम जरूर बना लीजिए, बोर्ड में क्वेश्चन कर देंगे सर। एबनॉर्मल rise in RBC is called polycythemia, and decrease in number of RBC is called erythrocytopenia. Next point. सर हाँ, सर आपने हेमोग्लोबिन पर्पल होता है कहा, यहाँ पे तो रेड दिखा रहा है। अरे मैंने बताया ना, हीमोग्लोबिन का एक्चुअल कलर, खास फेल, तुम्हें भी क्या हो गया है, हीमोग्लोबिन का एक्चुअल कलर पर्पल होता है। मैंने तुमको बताया कि यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने के बाद जब बहुत सारे हीमोग्लोबिन एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसकी वजह से रेड दिखाई देता है। याद आया? अब समझे? हाँ, ऐसा होता है, बट एक्चुअल में हीमोग्लोबिन का कलर पर्पल होता है, ठीक है। सर हाँ सर, एबनॉर्मल राइज इन आरबीसी वाला पॉइंट मेरा पूरा रह गया, नेट चला गया था। अच्छा, एबनॉर्मल rise in RBC is called polycythemia, and decrease in number is called erythrocytopenia. Next point.
RBC is non-nucleated, biconcave, in human. Sir, RBC. RBC is non-nucleated, biconcave, with diameter of 7 to 8 micrometer. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सी आरबीसीज होती हैं इन एनिमल्स में जिनमें न्यूक्लियस पाई जाती है? सर, RBC में न्यूक्लियस। The RBC with nucleus. सर शायद वो बैलेनम ग्लॉसस में पाई जाती है। भाई मुझे लगता है कि केबीसी में 1 करोड़ वाला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, बड़ा प्रेशर में आ गए तुम लोग हैं। इंटरनेट देखने की जरूरत पड़ने लगी। सर हाँ बताओ। सर आपने ह्यूमन के बाद क्या कहा था? ह्यूमन, मैंने उसके बाद कुछ नहीं लिखा है। ओके ओके। उसके बाद मैं पूछ रहा था, क्वेश्चन नहीं सुना क्या तुमने? नहीं सर, मैं वो चला गया था इंटरनेट। नेट चल गया। अच्छा ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से ऐसी आरबीसीज होती हैं किन एनिमल्स में जिनमें न्यूक्लियस पाई जाती है। ठीक है सर वो आरबीसी का नाम बताना है। सर किन एनिमल्स में बोला आपने? अरे लिख लो, अब इंटरनेट में इतनी देर में इतनी जल्दी नहीं मिला होगा, लिख लो कैमल एंड लामा। नोट सर करो। आपने ये एसएससी वाले बच्चों को पता, तुम लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो। चलो लिखो कैमल एंड लामा। ये सर आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ बता चुका हूँ। अब मैं बोलता ना तो बोलते नहीं सर नहीं बताया। नहीं सर ऐसा नहीं, आप बताते हो। कुछ नहीं, तुम लोग पलट जाते हो तुरंत। अब मैं बोलता ही नहीं, इसलिए फिर बताया था। कैमल एंड लामा, इस याद क्यों नहीं रखते हो ये बताओ? पढ़ते नहीं हो घर में तुम लोग? मेहनत नहीं कर रहे हो खुद से? हाँ? तुम लोग अपने स्कूल वालों से बोलो कि मेरे सर एग्जाम देना चाहते हैं मेरी जगह, ठीक है? तो मैं ही दे आता हूँ तुम्हारी जगह, है क्यों? सही रहेगा ना? हाँ सर। यस सर। बढ़िया रहेगा, है ना खासपेल? इतना कूटेंगे Yes, तुमको sir. पकड़ के, कह रहा है इतना कुटाई करेंगे ना तुम्हें पकड़ के। यस सर। है पढ़ोगे नहीं? पढ़ाई करो, फुटबॉल मैच ना देखो, ठीक है? नोट करो कैमल एंड लामा, they have nucleus in their RBC. They have nucleus in their RBC. लामा क्या होता है? सर वही कैमल होता है जो फॉरेन ऑस्ट्रेलिया में भी। सर जिगन जैसा दिखता है सर। सर कैमल की तरह दिखता है, वो एक वॉमिट करता उसका है। रिश्तेदार। राइट राइट राइट, कैमल का रिश्तेदार डबल हम्प वाला साउथ अमेरिका वाले पार्ट में पाया जाता है। मैंने बताया था आपको, Yes, कैमल sir. ऐसा होता है और डबल हम्प पाए जाते हैं, ठीक है? लामा। सर वो एक व्हाइट कलर का फ्लूइड अपने मुंह से निकालता है ना? हाँ वही 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 वही, ठीक है। और मेनली व्हाइट कलर के और ब्राउनिश कलर के लामा होते हैं, ठीक है? सर न्यूक्लियस इन देयर। हाँ, दे हैव न्यूक्लियस इन देयर आरबीसी। प्लीज रिपीट कर दीजिए, आवाज नहीं आई। Camel and llama have nucleus in their RBC. ठीक है? यस सर। ओके, एक और यहीं पे इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा। ऐसा नहीं होता कि आरबीसी बने और उसमें न्यूक्लियस बनते ही ना हो। आरबीसी जब बनती है हमारी बॉडी में, उसको हम हीमियोपोइसिस बोलते हैं, ब्लड बनने की प्रोसेस को। तो आरबीसी जब हमारी बॉडी में बनती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब वो मैच्योर होती है तो न्यूक्लियस गायब हो जाता है, ठीक है? ये थोड़ा सा रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, ऑपोजिट डेवलपमेंट। तो आरबीसी हमारी बॉडी में जब बन जाती है तो जब वो मैच्योर होती है तब इसमें न्यूक्लियस गायब होता है, वरना आरबीसी न्यूक्लियस के साथ पैदा होती है हमारी बॉडी में। जब बनती है तो न्यूक्लियस के साथ ही है, लेकिन बाद में गायब हो जाता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन
hemoglobin is made up of two things. Hemoglobin is made up of two things: globulin protein, globin protein and heme group. तो हीम का क्या मतलब हुआ? हीम का मतलब हुआ आयरन, ग्लोबुलिन प्रोटीन एंड हीम. सर ग्लोबिन है ग्लोबुलिन ग्लोबिन प्रोटीन, GLOBIN, ग्लोबिन. सर वो ग्लोबुलिन अलग था ना? ग्लोबिन है, ग्लोबुलिन नहीं, ग्लोबिन. ओके ठीक है. सर आपने मेड अप ऑफ कहा ना? हाँ, मेड अप ऑफ. ठीक है. Yes. 100 ml of blood, 100 ml of blood contain 12 to 16 gram of hemoglobin. 100 ml of blood contain 12 to 16 gram of hemoglobin. तो नॉर्मली आप देखते हो, रिपोर्ट देखता है डॉक्टर, कहता है 14 से जिसका कम है तो मतलब उसको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, ब्लड में आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी है. और जिसका ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खास फेल का ज्यादा होगा, हम में से सबसे ज्यादा होगा. खास फेल की बॉडी में हीमोग्लोबिन डबल होगा ऑलमोस्ट, है ना खास फेल? क्यों? पता नहीं सर. Definitely 101% खास फेल. There will be, you must have more than 18, 20 के आसपास होगा तुम्हारी बॉडी में. क्यों सर? रीजन ये होता है कि हमारी बॉडी फिर में ऐसा क्यों? जब हम लो ऑक्सीजन में आप जाते हैं, तो जैसे हम लो ऑक्सीजन में जाते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. नॉर्मली Yes. हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बाइंड करता है. जब आप लेह लद्दाख में जाते हैं और ऊपर वाले हिस्सों में जाते हैं, इवन आप मनाली के ऊपर जैसे जाते हो, है ना, जैसे आप मनाली के ऊपर क्रॉस करते हो, ये कौन सा पास है, रोहतांग पास. रोहतांग पास क्रॉस करते ही उसके ऊपर वाले जब पार्ट पे हम जाते हैं, वहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी. इन द सेम टाइम जैसे आप हिमालयन रीजन को छोड़ दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट में 0 पॉइंट पे जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम है. जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी ऑक्सीजन का लेवल तो नहीं बढ़ा सकती एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब बॉडी क्या करती है, तो पहले क्या था, एक हमारी जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करने की कैपेसिटी रखता था. अब क्या हुआ, वहां पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अवेलेबल ही नहीं, 2 ही अवेलेबल है, 2 ही मॉलिक्यूल अवेलेबल. अब वहां पर क्या होता है, बॉडी हीमोग्लोबिन बढ़ाना शुरू कर देती है. तो थोड़ी देर तक आदमी को चक्कर आता है, फिर थोड़ी देर तक एनर्जी कम महसूस होती है, वोमिटिंग टाइप का फील होता है, और 2-4 घंटे के बाद बॉडी में हीमियोपोइसिस मतलब ब्लड बनने की प्रोसेस रफ्तार से बढ़ने लगती है. ये बॉडी का ऑटोमेशन है, ठीक है, ऑटोमेटेड सिस्टम है. बॉडी में हीमोग्लोबिन बनने लगेगा और आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाता है. इसीलिए आप देखोगे लेह लद्दाख और बाकी ऊपर के जो रीजन है, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके चीक्स बिल्कुल रेड होते हैं, गाल बिल्कुल लाल होते हैं. Yes, दे हैव मोर हीमोग्लोबिन कंटेंट. ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं, है ना. आयरन एंड प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट. सर तो बिना टेस्ट के हम ऐसे पता कर सकते हैं ना जिनके चीक्स रेड होते हैं? एग्जैक्टली, उनके अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट हमसे आपसे ज्यादा है. सर एक बार आप हाथ रिपीट कर देंगे? सर आपने क्या बोला था कि जब ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, सर उसके बाद क्या बोला आपने? ऑक्सीजन का लेवल जब कम हो जाता है तो हमारा ब्रेन ऑर्डर देता है हमारी बोन मैरो को, और बोन मैरो में ब्लड बनने की प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है, और हमारी बॉडी में आरबीसी का कंटेंट बढ़ जाता है, और फिर हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन कर लिया जाता है. जब ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन हो जाता है तो ब्लड बनने की प्रोसेस फिर से स्विच ऑफ हो जाती है. ऐसा है. तो थोड़े दिन आप रहेंगे जाकर के तो आप महसूस करोगे, माउंटेन में और ऊंचाई पे जाओगे ना, खास पेल के घर में रहोगे तो थोड़े दिन में लगेगा तुम गोरे हो गए और ज्यादा, है ना. वो एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारे मुंह में वो ब्लड ज्यादा दिखाई देने लगता है, तो आपको लगेगा आपका कॉम्प्लेक्शन और फेयर हो गया, बट ऐसा होता नहीं है. वो हीमोग्लोबिन कंटेंट बढ़ने की वजह से होता है, ऐसा फीलिंग आती है आपको. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आयरन एंड प्रोटीन आर raw material, but vitamin, iron and protein are necessary raw material, but vitamin B12 and folic acid, underline करेंगे, but vitamin B12 and folic acid stimulate maturity of RBC.
deficiency of these nutrient leads to deficiency of these सर फिर nutrients से रिपीट कर दीजिए विटामिन B12 से and folic acid. Deficiency of these nutrient leads to anemia. विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी एनीमिया का रीजन होती है। रीजन ये क्योंकि ये दोनों चीजें आरबीसी के मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वन मोर पॉइंट, एक्सेस ऑफ आरबीसी is stored in spleen. That's why it is called blood bank. D. Excess of RBC stored in spleen. That's why it is called blood bank. ठीक है, यस सर। सर ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। excess of RBC stored in spleen. That's why it is called blood bank. सर स्प्लीन क्या होता है? सर यहाँ तो हाँ। मुझे लग रहा है सर कि ये ग्रेवयार्ड होता है, आरबीसी का यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाती है। भैया समझते जाओ, अभी धीरे धीरे थोड़ी कहानी धीरे धीरे समझो, है ना, इकट्ठा नहीं बताऊंगा। ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं वो बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, सर होता स्प्लीन क्या क्या है? होता है? हाँ बता दो देखो, चलो अब ये थोड़ा सा हटा दूं, डायग्राम बोर्ड में बताता हूँ। देखो स्प्लीन डायग्राम बनाना था क्या? हाँ तब और क्या, और मैंने मतलब ऐसे क्यों लगाया था, मजा थोड़ा ना आ रहा था मुझे, नहीं बनाया। सर एक बार दिखा दीजिए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ देखो, डायग्राम जो मैं दिखाऊं वो बना लिया करो भाई। ये सब हो गया। डायग्राम बना लिया करो, मैं बड़ी मेहनत से ढूंढता हूँ कि मतलब जब मैं आपको पढ़ाने से पहले तो काफी शिद्दत से मैं डायग्राम ढूंढता हूँ, जिससे मैं ये चाहता हूँ कि मेरे विचारों तक पहुंच पाए। ठीक है ना, जो मैं कहना चाहता हूँ आप पहुंच पाए। सर इसलिए हाँ कर लिया था सर। कर लिया था, हाँ चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब दोबारा बना लेना, दोबारा से भी। ठीक है, अब देखिए वन मोर, अब हम दोबारा दूसरा पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, मैं ये बताने वाला था कि उसको इससे एक तो ये बताने वाला था स्प्लीन क्या है, पहले समझो बात। स्प्लीन क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हमारा ये लीवर हो गया, है ना, तो हमने पढ़ा हुआ था कि इस तरह से लीवर दो पार्ट में हमारा डिवाइडेड होता है। तो ये हमारा हो गया लीवर, है ना। लीवर के साथ में गॉल ब्लैडर पढ़ा है, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहीं पर ये ऊपर से, है ना, आने वाली जो पाइपलाइन है, इसी से, है ना, कहाँ से, लीवर से जो आ रही है, बाइल डक्ट जिसको आपने बोला था, इसी से एक यहाँ से ऐसे पाइप निकला होता है और पतला सा, है ना। ये पाइप दो पार्ट में से डिवाइड हो जाता है और बहुत सारे लोग सोचते हैं और बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ भी है, ठीक है, अच्छी बुक्स में, घटिया बुक्स में लिखा हुआ है कि लिवर इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नहीं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैं यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहूंगा। इस ऑर्गन को अपन स्प्लीन कहते हैं। तो होता यूं है कि हम अभी रोहतांग पास में गए हमारे, और 2-4 दिन 10 दिन रहे, या लेह लद्दाख में गया 8-10 दिन रहा, मेरे अंदर आरबीसी बढ़ गई। अब मैं वापस आया तो उतनी आरबीसी की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आरबीसी 120 दिन से पहले मरने वाली नहीं, क्योंकि उसका लाइफ स्पान ही 120 डे है आरबीसी का। अब वो जाएगी कहां? तो एक्सेस में जो आरबीसी होगी वो आकर के स्प्लीन में इकट्ठा हो जाएगी, है ना। तो हम कहेंगे आरबीसी को ब्लड बैंक। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि आरबीसी 120 डेज तक इकट्ठा है, लेकिन भाई किसी ना किसी दिन तो आरबीसी के 120 दिन पूरे हो जाएंगे, या हमारी बॉडी में आज जो आरबीसी बनी है उसके 120 दिन पूरे हो जाएंगे। तो एवरेज ऐसा माना जाता है कि हमारी बॉडी में पर डे
80 लाख आरबीसी मर जाती हैं, 80 लाख आरबीसी। तो ये आरबीसी जो मरी हुई वो जाती है स्प्लीन के पास। स्प्लीन क्या करता है, आरबीसी को ब्रेक करने का भी काम करता है, इसीलिए स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी को ब्रेक करने का काम करता है। आरबीसी को तो स्प्लीन ब्रेक कर देता है, लेकिन आरबीसी के अंदर बड़ा है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ब्रेक करने की कैपेबिलिटी आरबीसी के अंदर नहीं होती। तो ये हीमोग्लोबिन जो होता है, क्या हीमोग्लोबिन, नॉट आरबीसी, ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये जाता है हमारे लीवर में। हीमोग्लोबिन को लीवर ब्रेक करता है। जब हीमोग्लोबिन को लीवर ब्रेक करता है तो हीमोग्लोबिन के ब्रेक करने से, मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा नहीं। हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का नाम है यूरोक्रोम। कहीं सुना है क्या इसका नाम? ये से पिगमेंट है यूरिन। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। क्या करता है, बताओ बताओ बताओ, कौन बता रहा है? सर यूरिन का पिगमेंट है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बस ऐसे ही आंसर दिया करो तो मुझे खुशी होती है। हाँ, यूरोक्रोम हमारी यूरिन को येलो कलर देने का काम करता है। तो ये यूरोक्रोम ही है जिसकी वजह से यूरिन का कलर येलो होता है। बनता कहां पे है? लिवर में। ठीक है, कहां से आया? आरबीसी से आया। आरबीसी में कहां से आया? हीमोग्लोबिन से आया। ठीक है, ठीक। तो ये स्प्लीन है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी दोनों क्वेश्चन की, स्प्लीन क्या होता है और इसको ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक क्यों कहते हैं। ठीक है, हाँ सर समझ सब आगे, बस ये स्प्लीन कहाँ पे ये नहीं समझ आया। अरे बालिका, ये स्प्लीन ये बताया ना लिवर के नीचे, मैंने लोकेशन एग्जैक्ट बताइए, बनाइए। लिवर के नीचे, यहाँ पे क्या है? पैंक्रियास है ना, यस सर। पैंक्रियास के नीचे और किडनी के ऊपर। आप समझे? यस किडनी सर। ये बीच में छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है। ठीक है, यस ओके सर। अब एकदम क्लियर? यस सर। तो ये ब्लड बैंक स्प्लीन को बोल रहे हैं या फिर आरबीसी? कौन है जो बता जरा, कौन पूछ रहा है? हाँ बोलो। सर मैं नहीं हूँ। हुदा। नहीं, कोई और पूछा तो मुझे पता है। कौन पूछ हुदा। रहा है? हाँ हुदा, बताओ क्या पूछ रही थी? तो ये ब्लड बैंक स्प्लीन को बोल रहे हैं या फिर आरबीसी? आरबीसी को ब्लड बैंक कैसे बोलेंगे? हैं, स्प्लीन को ब्लड बैंक बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं, ये ब्लड बैंक बोल रहे हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रेवयार्ड। ठीक है, यस सर। सर हाँ बोलो। सर वो ग्रेवयार्ड वाला समझ में नहीं आया, ब्लड बैंक तक मतलब आवाज आ रही थी सर, ग्रेवयार्ड के बाद मेरा वो चला गया। ग्रेवयार्ड का नहीं को ब्लड बैंक पूरा समझ में आ गया क्यों कहते हैं। मरने के बाद जितनी भी आरबीसी होती हैं वो सब यहीं पे जाती है स्प्लीन में। ठीक है, किस लिए जाती हैं? ब्रेक होने के लिए जाती हैं, ताकि इनकी रिसाइकलिंग की जा सके। ठीक है, इसलिए स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ठीक, तो ग्रेवयार्ड इसको कहते हैं कि मतलब रिन्यू हो रहे हैं इसलिए? ये ब्रेक कर देता है, जो मरी हुई ब्लड जब इसके पास जाता है तो ये लिविंग आरबीसी को जाने देता है और मरी वाले को रोक लेता है। ठीक है, और उनको ब्रेक कर देता है, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। ओके 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 सर। वरना पर डे हमारी बॉडी में 80 लाख आरबीसी मरती है। अगर रोज 80 लाख इकट्ठा होती रहेगी तो ब्लड तो गंदा हो जाएगा महीने भर में, है ना? तो यस ये वो सर। फिल्टर है जो फिल्टर करने का काम करता है। हाँ बोलो भाई। सर अपने नीचे क्या बनाएंगे? सॉरी, हाँ, अपने नीचे स्प्लीन के नीचे कौन सा ऑर्गन बनाया है? वो किडनी बनाया था मैंने। हाँ ओके। हाँ, सर कोई मैं कुछ कहता पूछा? कि आप ये लिखवाओगे अभी कि ये स्क्रीन में ना मैं लिखवाऊंगा नहीं, ये तो मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान है, ये मैं देता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, अगर आप लेते रहोगे तो मैं देता रहूंगा। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास में, है ना? यस सर। देखो ये सब ज्ञान इसलिए मैं देता हूं ना कि आप जब याद रखो और कोई आपसे डिस्कशन करे या कहीं पे क्वेश्चन हो, आप उसको इतना क्लियरली मेंशन कर पाओ कि उसे महसूस हो कि कोई आपको बायोलॉजी पढ़ाता है। लेकिन आप लोग मामला गड़बड़ा देते हो, समझे? बिलीव ऑन मी। तो इसलिए आप ये जो मैं बताता रहा हूं उसको समझते, डाइजेस्ट करते जाइए, इंटरलाइज करिए और उसको रिच कीजिए। मेरा मानना है जो मैं दे रहा हूं वो तो लो, उसके अलावा टॉपअप करो और सही नॉलेज टॉपअप करो। ठीक है, ओके। यस सर। अब यस आगे चलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, अब देखो ल्यूकोसाइट्स क्या है। ल्यूकोसाइट्स में इसको हम लोग बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कैप्सूल्स, है ना? व्हाइट ब्लड
का, सर इसमें तो न्यूक्लियस होता है। लेकिन सिर्फ न्यूक्लियस होने से क्या होता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, समझे? यस सर, समझ रहे हो ना? यस सर। अब चाहे आदमी की आंखें गायब हो, चाहे उसका हाथ टूटा हो, चाहे उसका पैर टूटा, उसको बोलेंगे डिफरेंशियली एबल्ड, ठीक है ना? तो वही हाल इनका भी है कि Yes, सब sir. में कुछ ना कुछ गायब ही है, ठीक है? ये परफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो ल्यूकोसाइट्स को हम WBC बोलते हैं, है ना? अब मैं आपको चलो पहले मैं लिखवा देता हूँ, है ना? फिर मैं उसके आगे की कहानी बताता हूँ, नोट करो। तो इनमें भी वो शुरुआत मतलब मैच्योर होने पे गायब होता है, शुरुआत से नहीं होता है? क्या चीज? नहीं, इनमें न्यूक्लियस होता है भाई, इनमें गायब नहीं होता है। नहीं सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ, सर ER वो तो मैच्योरिटी की प्रोसेस में सब गायब हो जाते हैं। सेल बनती है तो सेल में सभी कंपोनेंट होते हैं, वो धीरे धीरे गायब होते हैं, वो सब मैच्योरिटी की प्रोसेस में गायब होते हैं। नोट करेंगे, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 6000 to 8000। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 6000 to 8000 per mm cubic, per mm cubic of blood। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये क्वेश्चन मैंने देखा नीट में 2 बार पूछा हुआ, ठीक है? और इधर उधर के एग्जाम में तो कई बार पूछा गया, इनमें पूछा गया, नीट में आने के बाद कई बार पूछा गया। ये क्वेश्चन था कि अच्छा, कई सारी जगह गलत भी लिखा हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इन आवर ब्लड? देखता हूं कौन बताता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ WBC एंड RBC इन आवर ब्लड? 1:, 1 लाख 1:600। राइट, 400। वेरी गुड। 1:600, लेकिन ये उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि मैंने WBC पहले लिखा है ना, तो ऐसे उल्टा करो ये पहले, रुको। व्हाट इज द रेशियो ऑफ RBC is to WBC, है ना? तो 1:600, राइट। 1:600 इसका रेशियो होता है, ठीक है ना? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राइज इन WBC is termed, rise in WBC is termed leukocytosis, leukocytosis। एंड सर ये 1:600 कैसे हुआ? मतलब ये पर mm क्यूब ब्लड का वो ले रखा है ना रेशियो? क्या क्या सर ये 1:600 कैसे हुआ सर? मैं- वो तो मिलियंस में होते हैं और ये तो कहाँ 6000 में, तो लगभग लाखों में जाना चाहिए था। लाख पे कैसे जाएगा भाई? मतलब वो तो 50, मतलब मैक्सिमम मान लो वो कितने होते हैं? सर लाख में नहीं सर 1000 4.5 लाख से 5 लाख ये हो गए, है ना? जीरो हो गए। सर ये तो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब लिखा है ना? अरे आप देखो ना, 8000 नीचे देख लो कितना आया, ये रेशियो आ गया ना सर 5 मिलियन लिखा है सर। भैया। 5 मिलियन क्या होता है? सर 50 लाख। मिलियन 10 लाख, हाँ हाँ सर मतलब 5 50, मिलियन। हाँ 50 लाख है, 50 लाख के आसपास हो गया। तो 50 लाख ये मान लो और 8 लाख ये मान लो, एक बार डिवाइड करके देख लो एवरेज। सर ये तो 8000 है ना? हाँ 8000 है ना, 8000 और ऊपर ये 5 लाख 50 लाख है ना, 4.5 to 5 मिलियन। तभी तक 1000 में नहीं आना चाहिए रेशियो, 100 में थोड़ा क्या सर रेशियो तो 5000 आया है ना, और नीचे ये 8 है ना, 8 6 6 आ तो गया भाई। 1/600 नहीं आया, 600/1 नहीं आया, डिवाइड करो जरा, यस यस आया? यही तो मैं कह रहा था, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आएगा। ठीक है, नोट करो। abnormal increase in WBC leads to, हाँ, abnormal increase in WBC leads to, abnormal increase in WBC leads to leukemia, मिनट सर, इससे पहले वाला ल्यूकोसाइटोसिस का सेंटेंस क्या था? ये था बेटा कि
अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो ब्लड में तो उस प्रोसेस को हम ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और जब ये ल्यूकोसाइटोसिस होने लगे तो एक बीमारी होती है, उसको कहते हैं ल्यूकेमिया। समझ गए? सर वो रिपीट कर दीजिए जो आपने बोला एबनॉर्मल। नॉर्मल नहीं बोला है यार, एबनॉर्मल बोला है। हाँ ये सर, एबनॉर्मल तो बोला आपने क्या? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल के बाद आपने क्या बोला? एबनॉर्मल इंक्रीज इन WBC, abnormal increase in WBC leads to leukemia. So what is leukemia? सर इंक्रीज ऑफ WBC एबनॉर्मल तरीके से। अच्छा, कौन बताएगा ल्यूकेमिया क्या है? डिजीज। सर बीमारी सर डिजीज है, मतलब डिजीज। अरे वही तो जानना चाहता हूँ, कौन सी बीमारी है ल्यूकेमिया? WBC बढ़ने की। सर सफेद स्पॉट्स पड़ जाते हैं क्या सर? ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं टेक्निकली, समझे? क्लियर? यस तो बॉडी में WBC का बढ़ जाना ही कैंसर है, ठीक है? मैंने आपको याद है, जब मैं आपको सेल बता रहा था, सेल पढ़ा रहा था और सेल साइकिल पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कैंसर क्या होता है, जब सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है, उसके कंट्रोल में नहीं रहती, तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ WBC इज ब्लड कैंसर। क्लियर है? यस सर। जब ब्लड कैंसर किन चीजों से हो सकता है, जेनेटिकली के अलावा? ब्लड कैंसर जेनेटिकली नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है? बिल्कुल ये जेनेटिकल डिजीज नहीं है, ठीक है? सर हो भी तो सकता है, मतलब मैं तो लोगों को जानती हूँ जिनके मम्मी पापा को भी, तो उनके बच्चों को भी है। हाँ, हर्षित सही कह रहा है कि ये उल्टा होना चाहिए। 600 WBC 600 सही, 600 WBC RBC होगी, 600 RBC होगी, सही था, पहले मैं सही लिखवा रहा था। हाँ सर, 600 तो RBC। मैंने तो ये कहा था जब आपका हाँ बस अटैक हुआ था। ठीक है, वेरी गुड, तुम इंटेलिजेंट हो। ये सर हर्षित वहीं पे अटका हुआ अभी। हाँ सर मैं पूछ रही थी सर। हाँ बताओ। सर मैंने मतलब केसेस देखे हैं जहाँ पर उनके मम्मी पापा को जब कोई कैंसर तो उनके बच्चों को भी है, तो सर वो जेनेटिकली नहीं था फिर? बिल्कुल नहीं, ये जेनेटिक कैंसर जेनेटिक डिजीज नहीं है, बिल्कुल जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये सर बिल्कुल सिर्फ नहीं ब्लड है। कैंसर ही है ना जो जेनेटिकल नहीं है? कौन? सर सिर्फ ब्लड कैंसर ही है जो जेनेटिकल नहीं है? नहीं भैया, कैंसर जेनेटिक डिजीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये पत्थर की लकीर है, मान लीजिए, मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगा। तो वो हेरिडिटी नहीं होता है? बिल्कुल हेरिडिटी नहीं होता भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? कैंसर हेरिडिटी कैसे हो जाएगा? हाँ सर, तो आप ब्लड कैंसर का वो बता दीजिए, होता कैसे फिर वो? WBC बढ़ जाती है, WBC बैक्टीरिया की जगह शरीर की सेल को खाना शुरू कर देती है, यही ब्लड कैंसर। तो ये कोई भी रैंडम हो सकता है ना, कोई भी इंसान में? किसी को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है कैंसर। मैंने बताया था ना, कैंसर कार्सिनोजन से होता है, याद आया? यस सर। यस सर। हम्म, यस सर। ठीक है, और चलो सही है। सर तो सर सब मतलब कॉज क्या होंगे ये ल्यूकेमिया होने का? क्या क्या? सर मतलब क्यों होगा ये, मतलब रीजन क्या होगा? एक बताया नहीं था सेल साइकिल में, तुम इसीलिए बोलते हो गोला, क्लास का गोला मत मारा करो। कार्सिनोजन से होता है, कार्सिनोजन से कैंसर होता है, नहीं किसी को भी सर, सर जैसे मतलब कुछ खा लिया, कुछ प्राण खा लिया, फिर कोई ऐसा कुछ है, मतलब कुछ खा लिया नहीं, ऐसे थोड़ा ना होता है कि कुछ भी कैंसर हो गया, ऐसा थोड़ा ना होता है, हैं? तुमको क्या लगता है कि कुछ भी खा लिया कैंसर हो जाएगा? ऐसा थोड़ा ना होता है। नहीं, इससे कितनी सारी बीमारी से कुछ खाने से, तो मैंने कहा क्या पता मैं भी खाने से भैया, वो इंसेक्टिसाइड में, पेस्टिसाइड में हैवी मेटल्स पड़े हुए हैं, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ठीक है ना? वो जो तुम कुरकुरे चाटते रहते हो ना तुम लोग, है ना, उसमें सर तो वही तो पूछा तो उसमें लेड होता है, ठीक है? सर मैं भी तो वही करता सर। हाँ, और क्या, ये गंदी संदी चीजें जो खाते हो ना, उसमें ये होता है क्या, मैग्नीशियम, तो कैडमियम। मेरा पहला क्वेश्चन ये था सर, ये कैसे होता है जेनेटिकली के अलावा? मतलब आपने वो आंसर दे दिया, उसके बाद नहीं हाँ कर। सर यही पूछ रहे थे हम लोग। अरे तो यार एक बात मैंने बताया था ना, कार्सिनोजन से होता है, याद आया? मैंने कहा था कैंसर कार्सिनोजन से होता है। कार्सिनोजन क्या होते हैं? हाँ सर, उसकी एनीथिंग। वैरायटी। हाँ बताया था कि यूवी, याद आया? रेडियो एक्टिव, है ना? यस सर। रेडियो एक्टिव, लेड हो गया, कैडमियम हो गया,
मरकरी हो गया, है ना, इन सब चीजों से होता है। और ये सब चीजें क्या होती हैं, जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं सब हैवी मेटल से बनाए जाते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड छिड़क दिए गए, समझो बात को। आज की डेट में कैंसर ऐसे हो रहा है, कैसे? अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी धोने के लिए पानी है नहीं, तो वो क्या करता है, फरीदाबाद के किनारे से जो यमुना निकल नहीं रही है सर, नहीं 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 सर, ना, समझ गए सर, आपने पहले भी बता चुका है सर, समझ गए। ठीक है, वहां से धो के लाता है, उसमें कैडमियम है, और पब्लिक क्या करती है, थोड़ा सा वॉश किया और उसको खा लिया, चली गई बॉडी में। समझ रहे हो, ऐसे होता है कैंसर, है ना। आज की डेट में मैक्सिमम ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। ये रिफाइंड ऑयल, ये सब क्या है, तो इसी से सबसे कैंसर फैल रहा है। सो दे ऑल आर कार्सिनोजेनिक, जितना पोल्यूटेड फूड है, नोट करो। अब देखो, मैं थोड़ा सा, है ना, WBC के दर्शन करा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। यस सर। पहले WBC के दर्शन लीजिए, है ना, फिर उसके बाद आगे की कहानी हम लोग शुरू करते हैं। तो फिर आपके हिसाब से सर खाना क्या चाहिए, क्योंकि आप जंक फूड को बहुत पहले कर्ज करा करते थे, तो सर मुझे बता तो दीजिए। मैं स्टिल आई अपोज जंक फूड, ठीक है। हाँ सर, तो उसके अलावा क्या खाना चाहिए फिर, अगर ऐसे सब्जियों में ऐसा होता है तो? बिल्कुल यार, हेल्दी चीजें खाना चाहिए, जो ऑर्गेनिक जो उगती है। मतलब अब हम सब कुछ तो नहीं छोड़ सकते, हम खाना नहीं छोड़ सकते ना। देखो हमारे साथ एक चीज है कि हम लोग खाना नहीं छोड़ सकते, वी हैव टू ईट वेजिटेबल। और ये भी हम देख के नहीं बता सकते क्या ऑर्गेनिक है क्या नहीं ऑर्गेनिक है, बट स्टिल वी कैन अवॉइड, जितना हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, उसको तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ना, है कि नहीं। सर आपको सब्जियों को भी करना चाहिए। देखो, जो रुको जरा, WBC निकाल लो फिर बताता हूँ। व्हाइट ब्लड सेल्स RBC के साथ में eosinophils, lymphocyte, monocyte, eosinophil, basophil, basophil, neutrophil, eosinophil, basophil, monocyte, T cell, natural killer, macrophages. They are type of WBC, ठीक है। कितने टाइप की होती है WBC? बनाओगे? सर ये वाला डायग्राम प्लीज आप वो ग्रुप में निष्कर्ष सर को दे दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यार मेल करना पड़ेगा, ये तो मेरे लैपटॉप पे स्क्रीनशॉट ले लो ना तुम लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना इसको वो करना पड़े, मेल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मेरे सिस्टम में है ना, लैपटॉप में, फिर मुझे मोबाइल पे ट्रांसफर करना पड़ेगा मेल करके। यस सर। और वैसे भी सब कॉपीराइट डायग्राम है, समझे, इसलिए इनको बना ही लो, बेटर है। सर बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। अच्छा लग रहा है। तो इससे एक्चुअल में वैसे नॉर्मली बुक्स में नहीं बने होते, है ना, जो हायर लेवल के बुक है सिर्फ उन्हीं में आपको डायग्राम सब मिलेंगे, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मल बुक्स में आप नहीं मिलेंगे आपको डायग्राम, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए, है ना, इजी है, उसमें कुछ बनाने में थोड़ा ना है। तो ये न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बैसोफिल, मोनोसाइट, बी सेल, टी सेल, ठीक है, जो मैं बताया था कि फिर ये जो नेचुरल, ये एक्चुअली किलर टी सेल्स हैं, है ना, मैक्रोफेजेस जो है, ठीक है, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा, तब तक आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, एक दो पॉइंट और नोट करो। सर ये आपने क्या बताया, टाइप्स ऑफ? दे आर टाइप्स ऑफ WBC। ओके, ठीक है, नोट करो। they are rounded or irregular, पहले क्या बोला? WBC में they are rounded or irregular in shape। अब देखो एक्चुअली ये इरेगुलर शेप होने का रेलेवेंस क्या है, आखिर ये ऐसी क्यों होती है, शेप चेंज करने का एक फायदा है। फायदा ये है कि देखो, कुत्ता हमारी घर में जो ग्रिल होती है उससे अंदर नहीं आ सकता, लेकिन आपने देखा होगा चैनल से, ग्रिल से बिल्ली घुस आती है ना। यस सर। ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों होता है? तो क्योंकि वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। राइट, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होती है। ऐसे क्या होता है,
आरबीसी का तो शेप फिक्स है, आरबीसी ब्लड कैपिलरी से बाहर नहीं निकल के आ सकती, लेकिन बैक्टीरिया तो ब्लड कैपिलरी के बाहर मौजूद है। अब इसको मारा कैसे जाए? तो डब्ल्यूबीसी के पास ये फैसिलिटी है, दे कैन चेंज देयर शेप। तो ये क्या करेंगी, अपने शेप को चेंज करेंगी, स्क्वीज आउट हो जाएंगी और शेप को चेंज करके इन ब्लड कैपिलरी टिश्यूज के बीच में जो पतली पतली धारें हैं इनसे निकल के बाहर आ जाए और इसको यहाँ पे खा जाए। ठीक है, बैक्टीरिया को खा जाए। ठीक है ना? सो जो शेप चेंज करने की कैपेबिलिटी है डब्ल्यूबीसी की, वो इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि ये जाकर के डिफेंस कर सके इवन आउट ऑफ दीज ब्लड कैपिलरीज। अभी समझ आया? सर ये बाहर कैसे निकलती है? टिश्यूज के बीच में जगह होती है, दरार होती है। मैंने बोला ना कि हमारे घर में बीच में चैनल के बीच में छोटे छोटे सांसे होते हैं, उनसे निकल आती है। ठीक है, वैसे टिश्यूज के बीच में जगह होती है, उससे वो स्क्वीज आउट हो जाती है। नोट करेंगे, change in shape enables them to squeeze out of blood capillaries into tissues. Change in shape enables them to squeeze of blood capillaries into tissues. Next point. Their size varies from 10 to 20 micrometer and Sir, varies from 10 to 20 micrometer and they contain nucleus. Formation of WBC is called leukopoiesis. Leukopoiesis. Formation of WBC is called leukopoiesis. ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। आप हेडिंग डाल दीजिए और आप मुझको रिमाइंड कराएंगे कि डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन मुझे बताना है अभी। उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आगे। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स में, और ब्लड को खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ब्लड क्लॉटिंग भी खत्म करना है, ब्लड ग्रुप खत्म करना है। ये ब्लड वाला पूरा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खत्म करके हमें सर्कुलेशन स्टार्ट करना है। ठीक है? यस सर। Yes, sir. Thank you, sir. Bye, sir. वेलकम बाय, वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम बेटा, बाय बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय। हाँ, ग्रेनुलोसाइट हर्षित, जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं मैं सब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ग्रेनुलोसाइट क्या होती है,